नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार इस बार ईवीएम के बटन से लोकतंत्र और संविधान बचाने की शपथ लेता हुआ दिख रहा है। अभी ले ली है शपथ या बचा लिया है संविधान लोकतंत्र, ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि 14 तारीख भी बाकी है और ज्ञानेश कुमार की अभी पूरी असलियत भी देश के सामने आनी बाकी है। अभी तो जितना राहुल गांधी ने दिखाया बताया है सब ट्रेलर ही मैं मानता हूँ, फिल्म अभी पूरी बाकी है। लेकिन 1 बजे तक इतिहास रचा गया। 3 बजे के अभी फाइनल आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन 3 बजे तक मतदान 60% क्रॉस होता हुआ दिख रहा है। 60 क्रॉस, 60 पार 3 बजे। सोचिए, आज पहले दौर में जो 65% मतदान पे हम लोग जश्न मना रहे थे, आज दूसरे दौर में ये मतदान कहाँ जाता दिख रहा है। मुझे, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेकिन मुझे अब ये 73, 74, 75% के आसपास जाता नजर आ रहा है। 75% के आसपास नजर आ रहा है। सीमांचल का इलाका, जहां से पटना की गद्दी तय होती है, कौन गद्दी नशीं होगा। सीमांचल और कोसी, ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। इस इलाके में सुबह से आज मतदाताओं का जो जोश दिखा है ना, वो बिहार के इतिहास में दर्ज होगा। अगर 14 तारीख को जनादेश आया, ज्ञानेशादेश नहीं, जनादेश आया, तो मैं सीधा ग्राउंड की रिपोर्ट के लिए चलूंगा। मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं, बहुत लंबा तजुर्बा है, बड़ा वक्त गुजारा है सीमांचल के चप्पे चप्पे से, और सीमांचल की रूह और आत्मा से वाकिफ हैं। अब्दुल करीम साहब पत्रकार हैं और पत्रकारिता में उनका एक लंबा तजुर्बा है, करीम साहब का। तो अब्दुल करीम साहब हमारे साथ हैं और मनीष हमारे साथ हैं। मनीष मिथिलांचल, सीमांचल, इस पूरे इलाके को बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। 2 दशक, ढाई दशक हो गया उसी क्षेत्र को समझते हुए। तो मैं पहले चलूंगा करीम साहब के पास। करीम साहब, क्या है अपडेट? आज बिहार की जनता, बिहार के मतदाता जो रिकॉर्ड तोड़ मतदान कर रहे हैं, ये संकेत क्या है? जरा मुझे ग्राउंड के एकदम जो बिल्कुल एग्जैक्ट रिपोर्ट है, वो मुझे, मेरे दर्शकों, सबको दीजिए आप। जी देखिए, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे अपने इससे जोड़ा है। मैं आपको बता दूं कि किशनगंज का ये जो पूरा सीमांचल का जो 4 जिला है, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, तो हम किशनगंज की बात करते हैं। किशनगंज में कुल 4 विधानसभा सीट है। इन 4 विधानसभा सीट पर जो पिछले 2020 में चुनाव हुआ था, उसमें 2 सीट AIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीती थी, और एक आरजेडी, मतलब कांग्रेस ने जीता था, और एक आरजेडी ने। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे MIM जो है अपना कब्जा जमाया था। उसी को लेकर के इस बार भी चारों विधानसभा सीट पर MIM ने, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, और वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखता नजर आ रहा है। लेकिन आपको एक बात और भी बता दें कि जो पिछले चुनाव में हाल था, वो ऐसा इस बार नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस बार जो MIM ने जो कैंडिडेट दिया है, और काफी आरोप प्रत्यारोप लगता रहा है कि पैसे लेकर के, और पुराने उम्मीदवार को जो इस पे कार्यकर्ता थे, उनको टिकट ना दे करके दूसरे लोगों को दे दिया गया है। तो उसको लेकर के भी काफी हंगामा हुआ था, तोड़फोड़ तक हो गई थी उनके ऑफिस में। लेकिन अब ये हुआ है कि किशनगंज का जो सीट है, जो सदर सीट है, उस पे कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, वो पहले MIM पार्टी में थे, बाद में वो आरजेडी में शामिल हो गए, और उसको आरजेडी में शामिल रहते ही कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। तो उनकी छवि और उनका जो काम था, क्योंकि 2019 में जब MIM पार्टी में वो थे, और पहली सीट MIM को जो मिली थी, तो यही सीट थी सदर सीट, जिसमें वो जीते थे। बाय इलेक्शन हुआ था, और उसमें वो जीते थे। 11 महीने तक वो विधायक रहे, और उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ तो उसमें वो हार गए।
और कांग्रेस के उम्मीदवार इजहारुल हुसैन जीत गए। तो अब ये हो गया है कि कांग्रेस ने उनको जब टिकट दे दिया है, इजहारुल हुसैन को टिकट ना देकर के कांग्रेस ने कमरुल हुदा को जो टिकट दिया है, तो कमरुल हुदा काफी मजबूत अभी देखे जा रहे हैं। तो कांग्रेस यहाँ पे मजबूत है। रही बात बहादुरगंज सीट की, तो बहादुरगंज सीट पर भी जो एक प्रोफेसर थे, वो प्रोफेसर को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। तो वहां भी काफी मजबूती के साथ वो लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बहादुरगंज और किशनगंज में तो इस तरह से दिख रहा है। रही बात कोचा धामन विधानसभा की, तो कोचा धामन विधानसभा में जो पूर्व विधायक थे मास्टर मुजाहिद आलम, वो जदयू में शामिल थे और जदयू में रहने के बाद उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। तो वहां पे एमआईएम के कैंडिडेट से जदयू का सीधा टक्कर है। जी करीम साहब बोलिए, आपकी आवाज कट गई। जी 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 जी, आप कंटिन्यू रखिए। आप एक एक सीट की जितनी रिपोर्ट है और ये जो बढ़ा हुआ मतदान है, ये किसको फायदा पहुंचा रहा है? लोग परिवर्तन के लिए जा रहे हैं या वही नीतीश सरकार को कायम रखना चाहते हैं? आप एक एक सीट वाइज कंटिन्यू रखिए, हम बड़े ध्यान से आपको सुन रहे हैं। जी देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पे अभी हमने सुबह से चारों विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया है, चारों विधानसभा घूमा है। लोगों से जो मेरी बात हुई है, जो वोट करके निकल रहे हैं या जो चौक चौराहे पर खड़े हैं या फिर चाय दुकानों में हैं, तो उनसे हमने रुक करके बात की है। तो उनका कहना है कि परिवर्तन हमें करना है, क्योंकि 20 साल की जो सरकार है, आपको बता दें कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पे तकरीबन 68% मुस्लिम निवास करते हैं। तो ये यहाँ पे मुसलमानों को रिझाने के लिए ओवैसी आते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन इस बार मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ओवैसी कुछ कर पाएंगे। एक सीट पर हो सकता है कि उलटफेर हो जाए, लेकिन जो 2 सीट उन्होंने जीता था वो उनको नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा करीम साहब, आप किशनगंज का तो बता दिए, लेकिन पत्रकार तो पत्रकार होता है, वो तो हवाओं की भी खुशबू को समझ के हवा किस दिशा में चल रही है सब बता देता है। अगल बगल के जो जिले हैं, उन जिलों पर भी आपके पास रिपोर्ट तो जरूर होगी। पूरे सीमांचल में पूरे सीमांचल में क्या चल रहा है? पूरे पूरा सीमांचल इलाके में, सीमांचल, कंप्लीट पूर्णिया, सीमांचल, किशनगंज, अररिया, कटिहार। हाँ हाँ। देखिए, पूरे सीमांचल की बात अगर करें तो पूरे सीमांचल में अभी महागठबंधन जो है कहीं ना कहीं वो हावी हो रहा है। क्योंकि देखिए 20 साल से जो सरकार चल रही है, उस सरकार से लोग ये कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिला है, पलायन का मुद्दा है और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लोग अब सरकार बदलने के पक्ष में है। आम लोग जो है वो सरकार बदलने के पक्ष में है। तो इसे कहा जा सकता है कि इस बार जो है बदलाव की हवा चल पड़ी है। बदलाव की हवा चल पड़ी है। लेकिन एक सवाल मुझे और आपसे लेना है, एक महिला की बाइट है, जरा मैं वो सुनवाना चाहूंगा दर्शकों को, और फिर मैं करीम साहब से उसी पर जुड़ा सवाल लूंगा। जरा एक महिला की बाइट है जो वोट देने गई और नहीं दे पाई क्योंकि नाम ही नहीं था, जरा सुनवा दीजिए भैया। हाँ। वोट डालबै छै? हाँ, सब बेर दै छै। सब बेर डालबै? हाँ, नहीं एलै। हाँ, की भेलै? क्या नंबर दे रहिए तो सब बेर, आब की भेलै नहीं भेलै अब अहाँ ने सब जान। हम तो सब बेर वोट दे रहिए, अब रिएट नहीं। पूछ ले ना, माय ने लिखल तो लिखबै नहीं रहिए घर में तो हम की करिए, घरे में नहीं रहिए। नहीं कोई आदमी पूछल कोई परिवार से सबके नंबर परिवार में सब कोई आयल रहे तो जा दिल जेबे तो आई नहीं चल अले तो हम नहीं दिया सकलिए। तो नंबर काट ले। हाँ, डीएलओ आइलो, डीएलओ को डीएलओ जो नंबर चढ़ाबो है आइलो घाट। हाँ मास्टर आयल नहीं। हटा दीजिए।
ये जो है, ये महिला कह रही है कि हम वोट डालने गए और हर चुनाव में हम वोट डालते रहे हैं, लेकिन इस बार गए तो नाम ही हमारा गायब था। एसआईआर ज्ञानेश ने करवाया है, तो एसआईआर ऐसा हुआ कि जो हर बार वोट डालते थे। ये ज्ञानेश कुमार, सीमांचल के लोग तो चर्चा कर ही रहे होंगे करीम साहब कि ज्ञानेश कुमार के खेल से कैसे निपटेंगे। सीमांचल के लोग तो, मतदाता तो चाहते हैं बदलाव करना, परिवर्तन करना, लेकिन क्या ज्ञानेश कुमार परिवर्तन करने देंगे? सीमांचल के लोग भारी पड़ेंगे या ज्ञानेश कुमार के सामने मामला गड़बड़ हो जाएगा? जी देखिए, सीमांचल में जो बार बार ज्ञानेश कुमार ये कहते थे या अमित शाह ये कहते हैं कि घुसपैठ का मामला है, घुसपैठियों को हम बाहर करेंगे, तो एसआईआर तो लाया गया, लेकिन कितने घुसपैठिया मिले ये अभी तक उन्होंने नहीं बताया है, या ज्ञानेश कुमार ने भी प्रेस वार्ता में ये कुछ नहीं बताया है कि कितने घुसपैठिया मिले। लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिम है, इन सारे मुद्दों को लेकर के काफी उनमें जोश देखा जा रहा है, आक्रोश देखा जा रहा है कि भाई अब हमें घुसपैठिया तक कहा जा रहा है, सीमांचल को बदनाम किया जा रहा है। तो इसे लेकर के लोग अब वोट दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी जो हमने 4 विधानसभा का भ्रमण किया है, उसमें हमने जो देखा है कि महिलाएं काफी बढ़ चढ़ करके इसमें इस वोट में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पलायन की बात आती है कि पलायन करके लोग दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, दिल्ली, पंजाब, बड़े शहरों में जाकर के वो नौकरी करते हैं या रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो पलायन के कारण यहाँ पे महिलाएं घर में रहती हैं और पुरुष अभी भी बाहर में हैं। तो ये बड़ी समस्या यहाँ पर है, जिसे देखते हुए लोग जो महिलाएं हैं वो भी वोट कर रही हैं। अच्छा, एक बात और, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आपने कहा महिलाएं खूब वोट करती नजर आ रही है, खूब लाइनों में, और मैंने विजुअल भी देखा, महिलाओं की लाइन लंबी लंबी कतारें हैं। 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि महिलाएं 10,000 रुपए में फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश वाला सोच ली हो कि 10,000 रुपया आया उसी में? जी जी देखिए, ऐसा ऐसा यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि कई महिलाओं से मेरी बात हुई है, तो उनका साफ कहना है कि 10,000 रुपया तो आया है, जब सरकार दे रहा है तो हम ले लिए, लेकिन वोट जो है हम अपने पसंद का करेंगे, वो महागठबंधन को चुनेंगे। तो इस तरह से बदलाव की बात करते हैं। हमने कई बार कई लोगों से भी पूछा है, पुरुषों से भी पूछा है कि भाई नीतीश सरकार ने तो काफी कुछ काम किया है, बोले काम करने से क्या होगा, हम लोग तो अब बदलाव की तरफ झुकाव जा रहा है। तो कुल मिलाकर के बदलाव की स्थिति जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है सीमांचल में। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, अगर बीच में हो सकता है आज मतदान खत्म होने के बाद 10 मिनट का कष्ट मैं आपको और दूं, कहीं से 10 मिनट का कष्ट आपको और दूंगा, तो अगर वक्त निकलेगा तो जरूर थोड़ा सा हमारे लिए कष्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके माध्यम से ग्राउंड की रिपोर्ट देश को मिल रही है। बाकी लोग तो एसी कमरों में बैठ करके बता देंगे, हम भी बता सकते थे, लेकिन हमने यही मनीष से कहा कि भैया ग्राउंड की रिपोर्ट चाहिए, तो ग्राउंड पर जो लोग हैं जरा उनको जोड़ा जाए। तो एक बार मतदान खत्म होने के बाद फिर मैं आपको कष्ट दूंगा, और अभी आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब जरा चलते हैं हम सीधे मनीष के पास। मनीष, आप तो और जगह से भी इनपुट, पिछली बार 121 सीटों में जितनी हॉट सीटें थी सब पे आपका एक एक सीट पे आपने इनपुट जुटा रखा था। आज भी सुबह से आप बैठे हुए हैं लेके बही खाता बिहार का, क्या रिपोर्ट है? करीम साहब ने तो अपना बता दिया, आपके पास क्या रिपोर्ट है? खासकर कुछ हॉट सीट जो हैं, तारकेश्वर प्रसाद की सीट है, वो श्रेयसी सिंह की सीट है, ऐसी कई सीटें हैं, हॉट सीट्स हैं, क्या रिपोर्ट है आपके पास? आशीष, करीम जी ने जो बताया वो लगभग जो अभी तक वोटिंग ट्रेंड है वो उसके करीब ही है कि 10,000 का असर हुआ है। हम इसको पूरी तौर पे नकार नहीं सकते कि असर हुआ है, लेकिन इतना असर नहीं हुआ है कि वो जैसे अन्य राज्यों में उसका असर हमने देखा महिलाओं पर, जो खासतौर पर झारखंड में देखा कि महिलाओं पर उसका बहुत ज्यादा असर हुआ, क्योंकि ये आपको याद रखना ये वन टाइम की बात है। महिलाओं को ये लग रहा है कि एक ही बार आया है। झारखंड में यह था कि आपके पास हर महीने जाएगी,
यानी कि 4 महीने मिला दे और एक बार, मतलब अगर आप चुनाव से लेके अभी देखे तो 2-3 महीना वैसे ही निकल गया। दूसरी बात जो बदलाव की बात है, और मुझे ऐसा आशीष लग रहा है कि इस बार कोई भी सीट जो है वो आसान सीट नहीं निकल के आ रही है। आप देखेंगे कि जो शहरी इलाके हैं, जो शहरी सीट में, उस पर भी पहले चरण में बीजेपी को संघर्ष करना पड़ा। जो बीजेपी शहरी सीटों पर अमूमन कब्जा करती थी, चाहे वो दरभंगा की सीट हो, चाहे वो समस्तीपुर की सीट हो, चाहे अन्य कोई शहरी सीट हो, वहां शहरी सीटों पर बीजेपी ने संघर्ष किया। मुजफ्फरपुर की सीट हो, वहां संघर्ष किया था, पिछली बार भी किया था। इस बार वो संघर्ष कम नहीं हुआ है। कि उम्मीदवार बदल देंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ इस चरण में भी देखिए तो पूर्णिया सदर की सीट देख लीजिए, कटिहार में जहां तारकिशोर प्रसाद वहां खुद है, और तारकिशोर प्रसाद के सामने कौन है? तारकिशोर प्रसाद के सामने उन्हीं के गठबंधन के जुड़े हुए एक नेता, गठबंधन क्या, उन्हीं की पार्टी के बीजेपी एमएलसी जो है, उनके बेटे वीआईपी पार्टी के टिकट पर हैं। भागलपुर की सीट है, वो भी सारी सीट है, पिछली बार भी कांग्रेस जीती थी, इस बार भी कांग्रेस वहां पर हावी है। और एक अपडेट जो मुझे आशीष मिला कहलगांव को लेकर, क्योंकि कहलगांव एक ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं और आरजेडी के भी उम्मीदवार हैं, और वहां पर जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे सदानंद सिंह, उनके बेटे जेडीयू के टिकट पर हैं। तो उस सीट को लेकर मुझे विशेष दिलचस्पी कि दरअसल उस सीट पर हो क्या रहा है। तो ये पता चला कि अभी जो है, जो मुकाबला है वो आरजेडी और कांग्रेस के बीच थोड़ा सा दिख रहा है। आरजेडी की तरफ से झारखंड सरकार में मंत्री संजय यादव के बेटे रजनीश भारती वहां से आरजेडी के टिकट पे है, और जो है वो प्रवीण कुशवाहा कांग्रेस के टिकट पे है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है इन दोनों के संघर्ष में जो है वो जेडीयू जो है वो मैदान मार ले जाए, लेकिन जो स्थिति है वो स्थिति आशीष सही बता रही है कि अभी जो है वो महागठबंधन बहुत अच्छे स्थिति में दिख रही है। चलिए, अच्छी स्थिति में दिख रही है। मैं तो सरकार किसी की भी बने, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो जितना नीतीश कुमार से सवाल करते थे उससे कड़े सवाल महागठबंधन से करेंगे। लेकिन जो रुझान है, मैं महागठबंधन की जीत या एनडीए की हार से ज्यादा, अगर ये रुझान 14 तारीख को नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो मैं इसे संविधान और लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में मील का पत्थर मानूंगा। बिहार ने संविधान बचा लिया है। अगर वाकई हम तो ढकोसला करते नहीं भाई कि नहीं निष्पक्ष, हम तो पक्ष में है। मैं तो बहुत पक्षपाती आदमी हूं, कोई निष्पक्ष नहीं हूं। हमेशा कहता हूं मैं देश के संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा हूं, तो मैं कहीं निष्पक्ष का ढकोसला नहीं करता। पाखंड मैं नहीं कर सकता। 8 कैमरे के सामने तपस्या करने वाला पाखंड मुझसे नहीं होता है। देश में विस्फोट हो जाए और विदेश चले जाए जन्मदिन मनाने, वो पाखंड मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैं तो पक्षपाती आदमी हूं, संविधान लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा हूं। अगर बिहार का जनादेश ज्ञानेशा देश पे भारी पड़ जाता है तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र और संविधान बच गया, और बिहार ने फिर एक बार बचाया। पहले भी बिहार बचाता रहा है। हमारे साथ एक और खास हमारे मेहमान हैं, इमरानुल हक साहब हैं। स्वागत है। आपका कैमरा थोड़ा सा दूर नजर आ रहे हैं, इसलिए आपका नाम भी बड़ा क्लियर आ नहीं पाया। तो लेकिन यहाँ पर कैमरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है आवाज आनी, तो आपकी आवाज आएगी, वो पर्याप्त है दर्शकों के लिए। मेरी जो जानकारी मेरे पास आई थी, संभवतः आप भी पहले पत्रकार रह चुके हैं, पूर्व में पत्रकार रहे हुए हैं। अब जी, मैं आपका फैन भी हूँ। मैं आपका फैन भी हूँ चित्रा जी। आप लोग जो है लोकतंत्र के प्रोधा हैं। आप लोगों ने उस दौर में बचाया है सर, जिसको पूरा देश देखता है, और एक जन जो है वो आप लोगों को की बात को सुन के अपने अंदर मजबूती है कि आज भी लोकतंत्र जिंदा है। लोकतंत्र को जिंदा रखने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है सर, वरना लोग होपलेस हो रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके कार्यक्रम में आने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। नहीं, सौभाग्य नहीं, मैं तो नमन करता हूं। अगर बिहार लोकतंत्र संविधान बचा लिया 14 तारीख को, तो मैं साष्टांग प्रणाम करने के लिए तैयार हूं, जमीन में लौट करके तैयार हूं। बस अभी घंटा 2 घंटा बचा है। मैं तो फिर कहता हूं बिहार वालों से, और खासकर जो सीमांचल कोसी का इलाका है, उन सबसे निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं। पैर पड़ना हो तो पैर पकड़ के निवेदन करने तैयार। नहीं सर, पैर पड़ने के ऊपर वाला सब देख रहा है सर।
ऊपर वाला सब देख रहा है। और ये सीमांचल इस बार रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट देने जा रहा है महागठबंधन के लिए सर। और आप देखेंगे कि जो लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत पर्व है उसका समापन जो है, वो कहते हैं ना कि 14 नवंबर बहुत पावन दिन है। और उस दिन आप देखेंगे कि कैसे हमारे लोकतंत्र को नई दिशा, नई जिंदगी मिली। मैं इस चीज को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है। युवा, आम जन जिस तरह से तेजस्वी जी के लिए उमड़ रहे हैं, इनको युव जन नायक ऑफ बिहार का खिताब मिलेगा 14 तारीख को सर। इन्होंने वो किया है जो आप मैं मतलब जुड़ा हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं। मेरा भी जो है 27 साल का करियर है इस पूरे इसमें। मैं देखने से जो भी लगूं आपको, लेकिन जिस तरह से उल्टे बहाव में इतनी मजबूती से खड़े रहना, कॉम्प्रोमाइज करना आज के दौर में फैशन है। लेकिन इन्होंने उस उल्टी धारा में अपने आप को स्टैब्लिश किया और देश को मतलब लोकतंत्र, देश के लोकतंत्र को बचाने में, बिहार का जो शीर्ष मुकुट बनाने में इनका जो हाथ रहेगा सर, हमेशा याद किया जाएगा। ये युग पुरुष के तौर पर जाने जाएंगे इस नए मिलेनियम ईयर्स में सर। मैं इतना कह सकता हूं, बहुत बड़ा रोल है इस चीज के लिए। मैं तो उस 14 का इंतजार कर रहा हूं। और मैंने जैसे कहा था, मेरा तो एक मानना है, मैं हिंदी अंग्रेजी मिला करके बोल देता हूं। कहते हैं वंस ए हम लोग जर्नलिस्ट ऑलवेज ए जर्नलिस्ट। तो हिंदी में समझिए जो है, वंस ए पत्रकार ऑलवेज ए पत्रकार, अरे और वंस ए जी जी दलाल ऑलवेज ए दलाल। ये तो बहुत सारे पत्रकार लिखते हैं और स्टूडियो में बैठते हैं, 5 स्टार स्टूडियो में, 7 स्टार स्टूडियो में, वो पत्रकार नहीं होते, वो दलाल ही होते हैं और दलाली ही आखिर तक करते हैं। और जो पत्रकार होता है वो वंस जर्नलिस्ट ऑलवेज जर्नलिस्ट, उसके नीचे आरजेडी भी लिख दिया जाए, उसके नीचे अगर वो पत्रकार है तो पत्रकार ही रहेगा वो, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो भले आरजेडी लिखा हो। तो सर पत्रकार तो हमारे इमरान बड़े भाई बड़े है, पत्रकार है। चैनल मैं इनको पत्रकार ही देखिए, ट्रीट करूंगा, पत्रकार है। नहीं नहीं नहीं, देखिए पत्रकार, हर एक लोकतंत्र में पत्रकार का रोल बहुत बड़ा होता है। जिस तरह एक लीडर का रोल होता है उसी तरह पत्रकार का होता है। हम हमारी विचारधारा एक पार्टी की तरफ से हो सकती है, पार्टी अपनी विचारधारा के साथ आगे बढ़ती है और जन सेवक के तौर पर आगे बढ़ती है। हम उसको टैगिंग करके नहीं, हम एक भारतीय, एक बिहारी के तौर पर जो बेस्ट अपने स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लिए कर सकता है, वो चाहे जर्नलिस्ट हो और चाहे वो नेता हो, उसका चरित्र जो है वो साफ होना चाहिए। ये मेरा कहना है सर। इमरान भाई, क्या है जरा ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है आपके पास? तो आप लोग तो लगातार डेटा आपके पास आ रहे होंगे, कॉल्स आ रही होंगी, इनपुट आ रहे होंगे, अलग अलग विधानसभा से क्या रिपोर्ट है आपके पास? देखिए सर, स्टूडियो में बैठ के डेटा, या मान लीजिए ऑफिस में बैठ के डेटा जमा करना, वो फालतू जमा खर्च की बात होती है। जो जो हमारी जनता है वो अपने बॉडी लैंग्वेज से वो ये बता चुकी है कि इस बार किसको सत्ता मिलने जा रही है। पिछले 20 सालों से लोगों ने एक उम्मीद के इंतजार में, लेकिन अब जब अति हो गई तो अब इस जवान कंधे, जिस पर विश्वास, जिसने अपने कम दिनों के शासन में जो वादा किया जनता से उसको बखूबी पूरा किया सर। हमारे समाज का एक बहुत बड़ा मर्म है सर कि सिर्फ हम जब लड़कों को देखते हैं तो हम कहते हैं बेरोजगारी है, लेकिन हमारी बच्चियां उस लड़कों के भरोसे रहती हैं जिनको सही वक्त पर सही जोड़ा, सही घर नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ी वेदना है हमारे समाज की, जो हर घर के अंदर है। इसके ऊपर कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी जनरली झांकती नहीं है। हमारे नेता ने इस बात में दोनों बात कही है कि जब हमारे यूथ मजबूती से अपने रोजगार के साथ खड़े होंगे तो हमारा सामाजिक ताना बाना जो घर के अंदर है उसका बैलेंस बना रहेगा। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये मर्म हर एक आदमी को सोचा, हर घर की ये कहानी है सर। ये हम कहीं बैठ के अपना मान लीजिए काम पूरा कर लेते हैं, लेकिन एक बड़ी बड़ी जनता, एक बड़ा समाज जो है इसके चपेट में है सर। और युवा का रोजगार हमारे बिहार का उत्थान है, वही भविष्य है सर। हमारे अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, हमें
सही मार्ग। और तेजस्वी जी वो कमिटेड यूथ हैं जो वो सारी चीजें पूरा करने के बाद ये बात कह रहे हैं कि हम आगे भी मुकम्मल करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। बस ऊपर वाले से ये कामना है कि 14 तारीख के बाद ये सारी चीजें पटल पर आए और सारी चीजें हमको देखने को मिले। ऐसे चलिए, भारतीय हम गौरवान्वित महसूस करेंगे सर। बिल्कुल। और इनपुट्स जो हमारे ग्राउंड के साथी हैं, अभी किशनगंज से अब्दुल करीम साहब जुड़े थे, बहुत पुराने पत्रकार हैं, बहुत पुराने हैं, तो उनकी रिपोर्ट, मनीष लगातार अलग अलग सभी जिलों में, क्योंकि ये रिपोर्टर्स को हेड करते रहे, तो इनके तो हर जिले में अलग अलग रिपोर्टर हैं, उन सब से संपर्क में है। तो जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, वो रिपोर्ट्स तो लग रहा है कि संविधान जीतेगा। मैं तो पार्टी का नहीं कोई नाम लेता, मुझे यही यकीन है कि संविधान जीतेगा, हमारा लोकतंत्र जीतेगा। आम बिहारी की जीत है, हाँ, आम बिहार वासियों की जीत है। और बिहार जो है रिप्रेजेंट करता है भारत को सर। भारत की संस्कार का असल रूप चित्रण जो है बिहार में देखा जाता है। ये बिहार की हम गौरवान्वित महसूस करते हैं सर। प्लीज सर कंटिन्यू। ताज्जुब की बात है कि अब 3 बजे 60% से ज्यादा मतदान हो गया। मतलब बंगाल में हम आप तो देखते हैं कि बंगाल में ही वोटिंग जो होती है वो इस ट्रेंड में हो रही है, तो क्या बंगाल के रास्ते बिहार चला गया है, ये भी देखने वाली बात होगी। नहीं, 3 बजे तक 60% क्रॉस कर जाना ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अब तो मैं 75 पे था, मुझे लगता है कि मुझे खुद को ही अब थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। अगर 3 बजे तक 60% क्रॉस है तो ये मतदान अब 75 से 80 के बीच जा सकता है। और सीमांचल में 75 से 80% मतदान होना, सेकेंड फेज में 75 से 80% मतदान होना, ये आप समझ लीजिए कि कुछ लोगों को आज रात में सोने नहीं देगा। और मैं उसके साथ और बताऊं कि महागठबंधन वालों, आप भी मत सोइएगा। कुछ बेचैनी में नहीं सोएंगे, नींद उनकी उड़ जाएगी। और आप लोगों को 14 तारीख तक रखवाली करनी है, इसलिए आपको भी नहीं सोना है। ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जरा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। क्योंकि जब सिस्टम किसी के शिकंजे में हो, किसी के पंजे में हो, तो सावधान रहना जरूरी है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा। हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी, पुराने पत्रकार साथी भी आए, हमारे साथी मनीष आए, अब्दुल करीम साहब आए। उनको करीम साहब गए, लेकिन मैं अभी भी उनकी अनुपस्थिति में भी उनका आभार प्रकट करूंगा कि वो क्षेत्र में एक एक विधानसभा में घूम रहे थे और वहां रुक करके वो जुड़े हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 बजे के बाद हमारा हवाई एग्जिट पोल दिखाने का कोई इरादा नहीं है, बिल्कुल साफ कर दूं। वो फर्जीवाड़ा पेड एग्जिट पोल्स दिखाने का कोई इरादा नहीं है। उन एग्जिट पोल्स पर हम चर्चा जरूर करेंगे कि वो एग्जिट पोल दिखा क्या रहे हैं। उन एग्जिट पोल्स में जनता की भावनाओं का रिफ्लेक्शन है या कलेक्शन है। ये कलेक्शन करते हैं ना सब कलेक्शन एजेंट, तो कलेक्शन है या जन भावनाओं का रिफ्लेक्शन है, हम ये चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे, मनीष हमारे साथ हैं, इनको मैं बहुत बोझ इनके ऊपर डाल देता हूं। एक एक सीट पर ये रिपोर्ट बना रहे हैं। मनीष के जरिए हम ग्राउंड की सच्चाई बताएंगे, अब्दुल करीम साहब के जरिए बताएंगे, और इमरानुल भाई से भी मैं पूछवाता रहूंगा। भाई मान लीजिए पार्टी से जुड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मतलब अलग से तो हमको बताएंगे ही कहाँ कहाँ का इनपुट क्या है। तो वो इनपुट्स हम सब लेकर के आएंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जैसे कि यहाँ बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, वैसे ही ट्रांसपेरेंसी के साथ आएंगे। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।